नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की बैठक, 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। कल आएगा स्थानीय निकाय चुनाव का परिणाम, मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई। और योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ देखी द केरल स्टोरी। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ऐसे निवेशक जिन्होंने निवेश की नीति से पहले ही जमीन खरीद ली थी, उनकी स्टाम्प ड्यूटी की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा दलहन और तिलहन को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 27 प्रस्तावों पर मोहर लगी। खेल नीति को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव में 4 निजी विश्वविद्यालयों के आशा पत्र जारी करने, शृंगवेरपुर धाम के विकास, निवेशकों को नीतियों के तहत दिए जाने वाले लाभ की मंजूरी, किसानों में दलहन तिलहन की मिनी किट बांटने और हीरो मोटरक्रॉप्स की लीज बढ़ाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। कुछ विभागों के पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण की मंजूरी का प्रस्ताव भी शामिल रहा। इसके अलावा औद्योगिक विकास और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन का प्रस्ताव, पहले से जमीन खरीदने वाले निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव, एमएसएमई विभाग के जरिए बुनकरों को विद्युत बिल में राहत देने का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने निवेश नीति लागू होने से पहले ही अपनी कंपनी के लिए जमीन खरीद ली थी। उन्हें वैश्विक निवेश सम्मेलन में निवेश के लिए करार भी किया है। ऐसे निवेशकों ने स्टाम्प ड्यूटी में रियायत के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया था। सरकार ने इस नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद पहले से जमीन खरीदने वाले निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रदेश में दलहन और तिलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 4 वर्ष का अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक किसान को दलहन और तिलहन के बीजों की निःशुल्क मिनी किट दी जाएगी। इस वर्ष दोनों की 8,75,596 किट बांटी जाएंगी। इसके लिए 15-15 करोड़ का बजट रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कल 13 मई को उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना होगी। इसके लिए सभी जिलों में तैयारी पूरी कर ली गई है। गाजियाबाद में मेयर चुनाव के लिए मतगणना गोविंदपुरम मंडी में होगी। इसके लिए 37 चक्र तय किए गए हैं। कल 13 मई को नगर निकाय के चुनाव की मतगणना होगी। निगम के मेयर और पार्षद पद की मतगणना के लिए 50-50 टेबल लगाई गई हैं। मेयर पद की मतगणना 37 राउंड में होगी, जिसमें 200 कर्मचारी तैनात होंगे। लोनी की मतगणना 35 चक्र में होगी। लोनी में अध्यक्ष और सभासद के लिए 28 टेबल लगाई गई हैं। डांस नगर पंचायत के लिए 3 टेबल हैं। मतगणना 6 राउंड में होगी। मोदीनगर अध्यक्ष और सभासद, मुरादनगर अध्यक्ष और सभासद की मतगणना आदर्श कन्या इंटर कॉलेज मोदीनगर में कराई जाएगी। निवाड़ी, पतला, फरीदनगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य की मतगणना कम्युनिटी सेंटर गोविंदपुरी मोदीनगर में होगी। लोनी अध्यक्ष और सदस्य पद की मतगणना लोनी इंटर कॉलेज में होगी। गोविंदपुर अनाज मंडी में कुल 174 टेबल लगेंगी, जिनमें 770 कार्मिक मतगणना करेंगे। मेयर पद की मतगणना के लिए एक टेबल पर 4 से 5 कर्मचारी तैनात होंगे। जहां 3 टेबल होंगी, वहां 5 कर्मी तैनात किए जाएंगे। गाजियाबाद नगर निगम और लोनी नगर पालिका में चुनाव ईवीएम से हुआ था, इसलिए परिणाम में देरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज द केरल स्टोरी फिल्म देखी। इसके लिए लोक भवन के सभागार में विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल और महिला मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ता भी थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोक भवन में आज द केरल स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे लोक भवन के सभागार में अपने मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे। इस दौरान भाजपा की महिला मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भारी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य भी पहुंची थी। इन सब लोगों ने मिलकर द केरल स्टोरी फिल्म देखी। योगी सरकार पहले ही द केरल स्टोरी फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा कर चुकी है। आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कल मतदान खत्म होने के बाद गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में 2 पक्षों में विवाद की सूचना आई थी। बताया गया कि एक पक्ष पर पथराव भी किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। देखिए, ये मामला ये है कि लगभग चुनाव 6 बजे खत्म होने वाला था। उसे कुछ
देर पहले 15-20 मिनट पहले ये हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष आयुष त्यागी और उनके साथ अन्य लोग भी थे। वो लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे इधर से ग्रुप में जा रहे थे। उसी समय गलियों से अंदर से जो कि कुछ लोगों ने ईंटें फेंकी हैं और उनमें हल्की झड़प की सूचना है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची है और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। यहाँ पे पूरी शांति व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और जो भी इसमें जो भी घटना हुई है इसकी गहन जाँच छानबीन कर। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में पार्षद पद के 2 प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आ गए, उनमें भिड़ंत हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को शांत कराया। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना शालीमार गार्डन के क्षेत्र में एक गली में 2 पार्षद प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में आपसी विवाद एवं गाली गलौज की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था स्थापित कर दी गई है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या आप जानते हैं कि यूपी में बीते 3 सालों में कितने आपराधिक केसों में सजा मिली है और इसके पीछे कारण क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। ये सब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का अभियोजन जो विभाग है उसकी सक्रियता से, उसकी मजबूत पैरवी से हो पाया है। अभी आपने देखा था मुख्तार अंसारी पर किस तरह सजा का प्रावधान हुआ है। बीते 3 वर्ष में यूपी में 30,000 मामलों में दोषियों को सजा मिली है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है और शायद देश में उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश में अभियोजन के बढ़ते जो कदम हैं उनसे अपराधियों के हौसले ध्वस्त हो रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से लेकर अनेक छोटे बड़े अपराधियों को यूपी पुलिस ने तेजी से सजा कराने में कामयाबी हासिल की है। प्रभावी पैरवी का परिणाम है कि 3 वर्षों में 30,000 से अधिक आरोपितों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडे के अनुसार वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक पॉक्सो एक्ट के 4,078, दुष्कर्म के 1,218, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के 8,646, हत्या के 2,387, दहेज हत्या के 1,152, लूट के 1,141, गोवंश हत्या के 289 और शस्त्र अधिनियम के 10,520 मामलों में दोषियों को सजा सुना दी गई है। अभियोजन निदेशालय द्वारा अपराधियों को रिकॉर्ड सजा दिलाने के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। 3 वर्ष में कोर्ट में 100% गवाहों के बयान सुनिश्चित कराकर यह सफलता हासिल की गई है। यूपी द्वारा पूरे देश में कम से कम समय में अपराधियों को सजा दिलाने में ई ऑफिस और ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल पर यूपी पुलिस का प्रदर्शन देश के दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर है। अवैध मतांतरण के भी 833 मामलों में आरोपियों को सजा मिली है। छल कपट से अवैध मतांतरण कराकर महिलाओं को उत्पीड़न की गंभीर घटनाओं में भी यूपी पुलिस बहुत प्रभावी कार्रवाई कोर्ट में कर रही है। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रदेश में 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक अवैध मतांतरण के 427 मामले दर्ज करके 833 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 185 मामलों में पीड़ित महिलाओं ने कोर्ट में बयान दिया। इनमें बरेली जोन में 47, मेरठ जोन में 52, प्रयागराज जोन में 13, गोरखपुर जोन में 12, आगरा जोन में 11, लखनऊ जोन में 10, वाराणसी जोन में 10 पीड़ितों ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज किया। नाबालिग लड़कियों के मतांतरण के अब तक 65 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मेरठ जोन में 12 और गोरखपुर जोन में 10 मुकदमे दर्ज हैं। अवैध मतांतरण के मामलों में भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम भी आता है और हम सभी लोग जानते हैं कि केदारनाथ धाम के पट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। लोग इसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर के पीछे के कुछ सच क्या हैं? केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया, इसके बारे में बहुत सी बातें सुनने में आती हैं। कुछ लोग इसका श्रेय पांडवों को देते हैं तो कुछ इसका श्रेय आदि शंकराचार्य को देते हैं। आज का विज्ञान ये बताता है, वैज्ञानिकों ने जो तथ्य हासिल किए हैं उसके अनुसार बताया जाता है कि केदारनाथ मंदिर 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मंदिर कम से कम
1200 साल पहले अस्तित्व में आया था। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कुराच कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं, जिनमें मंदाकिनी है, मधुगंगा है, चिरगंगा है, सरस्वती है और स्वरंजनी है। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रह वाला क्षेत्र है। ये मंदिर कलाकृति है। इतना बड़ा असंभव कार्य कैसे किया होगा, इस पर सर्च चल रही है कि जहां ठंड के दिनों में भारी मात्रा में बर्फ होती हो, जहां बरसात के दिनों में बहुत तेज पानी बहता हो, वहां इतना बड़ा मंदिर, इतनी बड़ी कलाकृति खड़ा कर देना कैसे संभव हुआ। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 1200 साल पहले ऐसा सुंदर, ऐसा अप्रतिम, ऐसा भव्य मंदिर आखिर कैसे बनाया गया। आज भी जहां हेलीकॉप्टर की मदद के बिना आप सामान ले नहीं जा सकते, वहां इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे पहुंचाए गए। यह मंदिर सिर्फ खड़ा नहीं है, बल्कि मजबूत है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून ने केदार मंदिर की चट्टानों पर लिग्नोमेटिक डेटिंग का परीक्षण किया। यह पत्थरों की पहचान के लिए किया जाता है। परीक्षण से पता चला है कि मंदिर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक पूरी तरह बर्फ के अंदर दबा रहा, लेकिन इसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ भी हम सभी ने देखी है। इस दौरान औसत से अधिक बारिश हुई थी। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस हादसे में, इस त्रासदी में 5,748 लोग मारे गए थे। 4200 गांवों को नुकसान पहुंचा था। भारतीय वायुसेना ने 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, वो पत्थर इस पहाड़ी क्षेत्र में मिलता ही नहीं है। और टनों वजन का जो पत्थर हैं, उनको यहाँ से ऊपर तक ले जाना, जहाँ पर मंदिर है, किस तरह संभव हुआ, इस सर पर अब चर्चा चल रही है, सर्च की जा रही है। एक बहुत अजीब गरीब कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कैसे किसी सरकारी विभाग में एक असिस्टेंट इंजीनियर, जिसकी तनख्वाह मात्र 30,000 है, वो 7 करोड़ की मालिक है। जी हाँ, ये कारनामा मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। यहाँ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में महिला असिस्टेंट इंजीनियर जो संविदा पर है, उसके फार्म हाउस पर लोकायुक्त ने छापा मारा था। 2 दिन से छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इंजीनियर के पास से करीब 7 करोड़ की प्रॉपर्टी का पता चला है। महिला इंजीनियर के घर से मिली संपत्ति का आकलन जारी है। जब लोकायुक्त टीम ने ये छापेमारी की थी तो 30,000 की सैलरी वाली इंजीनियर की संपत्ति, उसकी आलीशान लाइफस्टाइल देखकर अधिकारियों का माथा भी चकरा गया। बताया जा रहा है कि इस इंजीनियर के फार्म हाउस में एक स्पेशल रूम था, एक आलीशान, एक 7 स्टार कल्चर का रूम मिला। इस रूम में महंगी शराब के साथ विदेशी सिगरेटें मिली। इंजीनियर को महंगी गाड़ियों का भी शौक है। छापे मारने वाली टीम को 2 ट्रकों के साथ एक टैंकर और महिंद्रा थार समेत 10 गाड़ियां मिली हैं। इस इंजीनियर की संपत्ति कितनी अकूत है, कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि इसकी सैलरी तो मात्र 30,000 रुपये है, मगर फार्म हाउस में 30 लाख रुपए की कीमत का 98 इंच टीवी भी मिला है। लोकायुक्त की टीम को इंजीनियर की 7 करोड़ की प्रॉपर्टी का पता लग चुका है। इसमें ज़मीन है, गाड़ियां हैं, फार्म हाउस है, आलीशान बंगला है, लाखों रुपए के कृषि उपकरण हैं, विदेशी कुत्ते हैं, डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म में लगभग 60 से 70 अलग अलग ब्रीड की गायें हैं। संविदा पर असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में नौकरी करने वाली हेमा वीणा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले तक हेमा वीणा एक साधारण परिवार की सदस्य थी। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ साल में ऐसा कुछ हुआ, ऐसा बदला कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति आ गई। इस बारे में हेमा मीणा ने कहा कि ये संपत्ति उसके पिता और भाई ने खरीद कर उसे दान में दी है। लोकायुक्त सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हेमा के विभाग के अन्य अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लोकायुक्त टीम को जो नेतृत्व कर रहे हैं डीएसपी संतोष शुक्ला कहना है कि इंजीनियर हेमा मीणा के खिलाफ 2020 में शिकायत मिली थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की बात कही गई थी। ये संविदा का पद है, इसका वेतन बहुत कम होता है, उसके बावजूद इतनी ज़मीन, गाड़ियाँ, मशीनें इसके पास कैसे आईं, इस सब की जांच चल रही है। डीएसपी कहते हैं कि हेमा की संपत्तियों को जब इनकी आय के साथ एनालाइज किया गया तो इनकी संपत्ति सैलरी से 332% ज़्यादा पाई गई।
और उसमें जांच की गई मेरे द्वारा, और ये पाया गया कि जो इनके द्वारा ये जिस जगह पे आप अभी देख पा रहे हैं, ये पूरा सेटअप इनने इनके फादर के नाम पे परचेज़ करके बनाया है। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड्स भी परचेज़ की हैं, और साथ में इन्होंने कई सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स परचेज़ किए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ट्रैक्टर है और हार्वेस्टर है, धान बुआई मशीन है, और गाड़ियां हैं, भूसा बनाने की मशीन है। इस टाइप के बड़े सेटअप इन्होंने परचेज़ किए हुए हैं। और पूरा सेटअप है, आप देख पा रहे होंगे, ये डॉग्स वगैरह का ये सेंटर है, कैटल, इतनी सारी गायें हैं। ये सब जो परचेज़ किया है, इनकी जो सैलरी थी उसके प्रोपोर्शनेट में, सैलरी के अलावा जो भी इनको लोन या वैध आय जो प्राप्त हुई, उसको कंपेरेटिवली जब एनालाइज किया गया तो लगभग 332% इनकी जो संपत्तियां थी वो उससे आय से अधिक पाई गई। फिलहाल 3 जगह सर्च चल रहा है। अभी जो चीज़ें मिली हैं उनके लिए लोक निर्माण विभाग की टीम बुलाई गई है जो बिल्डिंग का वैल्यूएशन करेगा। इसके साथ ही पशुपालन विभाग की टीम भी बुलाई गई है जो अपना आकलन देगी। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम और आज का बुलेटिन। गाजियाबाद और आसपास की तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों को देखने के लिए देखिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।